जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आर क्लास में। जहाँ पे हम लोग क्विक रिवीजन पढ़ेंगे 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में, क्योंकि 11 तारीख को आपका एग्जाम है। तो हम लोग रोज़ एक प्रैक्टिस सेट करेंगे और फटाफट सवालों का आंसर जवाब देते जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। 2021 के प्री पेपर्स हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग प्री क्वालिफाई मतलब प्री निकालेंगे। प्री के बारे में पूरा पढ़ाई करेंगे। सन 2021 में जो 5 दिसंबर को पेपर हुआ था, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी दोनों के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है। और मुख्य परीक्षा के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले प्रारंभिक परीक्षाओं के बारे में पूरा डिस्कस हो जाने के बाद हम लोग आएंगे मुख्य परीक्षा पर। चलिए तो शुरू करते हैं। पेज नंबर 27 पे है आपके। देखिए, उत्तर प्रदेश सहायक समीक्षा अधिकारी, ठीक है, प्री 2021 सामान्य अध्ययन हल प्रश्न पत्र अध्यायवार विश्लेषण सहित व्याख्या है। 5 दिसंबर 2021 को पेपर हुआ था। आइए शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास में। ये बुक काफ़ी बेहतरीन बुक है भाई। यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है ये, ठीक है ना। जिन लोगों को पढ़ना है इसी टाइप के बुक से लेके PYQ पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन बुक है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल पर। प्राचीन इतिहास से संबंधित सवाल है कि विदेशी यात्री भारत भ्रमण वर्ष कब कब आए हैं और कौन सा सुमेलित नहीं है, इसी पर डिस्कस करना है हमें, ठीक है। तो फाहियान आपका 399 से 414 के बीच में आया था, बिल्कुल सही है। वेनसोंग 629 से लेकर 645 के बीच में आया था, बिल्कुल सही। इसिंग जो है 679 से लेकर 655 के बीच में आया था, बिल्कुल सही। अल मसूदी जो है 957 ईस्वी में आया था, नहीं। अल मसूदी की जो मृत्यु हुई थी, जैसा कि आप व्याख्या में देख पा रहे हैं, 956 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी अल मसूदी की। तो 957 में कहाँ से उसकी आत्मा आएगी घूमने? बिल्कुल भी नहीं। तो इसके भारत भ्रमण का जो काल माना गया है 915 से 916, 915 से 916 ईस्वी तक अल मसूदी भारत भ्रमण को आया था। ठीक, बढ़ते अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से किन किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है भाई। देखिए, इसमें बताया गया है कि ऑप्शन नंबर सी 2 और 4 केवल गोपाल को और नंदी वर्मन पल्लव मल्ल को जो है प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं मध्यकालीन इतिहास पर। व्याख्या में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्विक रिवीजन करते हैं भाई, क्रैश कोर्स टाइप का आपका सीधा सीधा आंसर दिया जाएगा। चलिए बताइए भाई, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में छापिए। चलिए देखिए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल नसरुद्दीन शाह खुसरो या नसरुद्दीन खुसरो शाह। क्लियर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? भाई, सीमाओं की सुरक्षा हेतु विशेष सेना को किसने नियुक्त किया था? कहोगे सर जी अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है ना। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर। चलिए अब आते हैं, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं हम लोग, मुगल साम्राज्य के बारे में। ये सब जो मतलब दिया हुआ है यूथ कंपटीशन टाइम्स वाले बुक में, इसमें क्या किया, पेपर को एनालिसिस करके उसमें अलग अलग पॉइंट बना दिया है कि ये प्राचीन भारत से पूछा है, ये मध्य भारत से पूछा है, ये मुगल काल से पूछा है, ये आधुनिक भारत से पूछा है, जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। कहाँ कहाँ से सवाल उठाता है आप समझ सकते हैं यहाँ से। तो देखिए अगला सवाल है कि मुगल साम्राज्य से संबंधित है कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? अंतिम सूबेदार, कहोगे सर जी मुर्शिद कुली खां था सबसे अंतिम सूबेदार, ठीक है ना। कौन था? मुर्शिद कुली खान था। अब विविध वाले में आइए, जो मतलब और भी लोगों से जुड़ा हुआ है, मध्यकालीन से ही जुड़ा है आपका, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? बाला, मर्दाना, लहना या श्रीचंद? कहोगे सर जी लहना को। किसको? लहना को गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। चलिए अगले सवाल पे आइए भाई। अगला सवाल है आपका आधुनिक भारत से संबंधित। कहाँ से संबंधित? आधुनिक भारत से संबंधित। मुगल साम्राज्य का विघटन व यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ, यानी कि जब मुगल साम्राज्य समाप्त होता है या विघटित होता है तो यूरोपीय वाणिज्य का व्यापार का आरंभ होता है, तो वहीं से आधुनिक इतिहास की शुरुआत होती है आपकी, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? पुर्तगाल देश का कौन सा नहीं था भाई? दुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी या फर्नाओ नूनीज, ठीक है ना। तो इसमें से आपको कौन सा भाई पुर्तगाली यात्री नहीं लग रहा है? तो पीटर मुंडी एक अंग्रेजी नाम टाइप का लग रहा है, पीटर, ठीक है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा कि ये पुर्तगाली देश का नहीं था, पीटर मुंडी, ठीक है। तो आपका पुर्तगाली देश का पीटर मुंडी नहीं था। अब आते हैं अगले सवाल पर। आधुनिक भारत से ही संबंधित है आपका, क्या है भाई? देखिए,
सामाजिक सांस्कृतिक जन जागृति, निम्न जाति मजदूर संघ, किसान आंदोलन एवं अन्य आंदोलन से संबंधित सवाल है। क्या सवाल है भाई, देखिए। दिया निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना और हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन, या सर विलियम्स जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। इनको आपको सही क्रम में दर्शाना है। तो जैसा कि ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी कि सबसे पहले हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था भाई, सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, यानी कि सबसे पहले नंबर पे ये आएगा भाई। सबसे पहले ये घटना हुई थी, हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे आएगा आपका सर्वेंट इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। पहले हिक्की के बंगाल गजट हुआ था, उसके बाद बंगाल एशियाटिक सोसाइटी हुआ था, फिर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी, और सबसे लास्ट में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना सन 2013 में हुई थी, अरे 1913 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी भाई, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। क्लियर, चलिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पॉइंट पे आइए। अगला पॉइंट है, अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। कौन सा कथन सही है, आपका यही ढूंढना है। देखिए, इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। क्या 10 जून 1800 को हुई थी? बिल्कुल नहीं भाई, 10 जून को बिल्कुल नहीं हुई थी। ये कब हुई थी? 10 जुलाई को हुई थी। कब हुई थी? 10 जुलाई को। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। बिल्कुल ठीक है ना, भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना, इसलिए सर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो केवल एक गलत है, दूसरा सही है। तो भाई कोड भाषा में दिया है, कूट में, तो केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि पहला गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक, अब आते हैं 10वें नंबर के सवाल पे। कथन और कारण टाइप का है, जो आपके आर ओ एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। क्या ये सही है? चलिए अगला पॉइंट, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, ठीक है ना। तो भाई देखो, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया का एसोसिएशन का गठन किया था। बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे भाई, इसके बारे में, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रभावित, तभी तो उनका गठन किया, एसोसिएशन का गठन किया गया था। क्यों गठन किया गया था भाई? उनको प्रभावित करने के लिए, ताकि उनका समर्थन प्राप्त हो सके। तो इसलिए कथन एक, कथन दो दोनों सही है, उसके साथ कथन दो जो है, कथन एक की सही व्याख्या भी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी उसका क्या हो जाएगा? व्याख्या हो जाएगा, और दोनों कथन सही होंगे। आइए 11 नंबर के सवाल पे। 11 नंबर का सवाल है आपका, देखिए, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया, जो भारत में होनी थी, ठीक है ना। क्या बिल्कुल सही है? बिल्कुल, 1919 में ही भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए भारत में इसके अलग परीक्षा, मतलब अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था सन 1919 में। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट है इसमें कि भारतीय सिविल में सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। बिल्कुल, दोनों पॉइंट सही है आपका, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर बोथ एक और दो दोनों है, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, यही आपका दोनों राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर, समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं से सवाल है, ये आपका दिया हुआ है। समाचार पत्र और पत्रिकाओं से, आधुनिक भारत से यहाँ तक था। अब इसमें जो समाचार पत्र और पत्रिकाएं आई थी उन पर सवाल है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या है भाई? तो कवि, जो फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम मनोरंजन है। क्या नाम है? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आइए अगले सवाल पर। स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर संबंधित सवाल पूछे गए हैं आपके आर ओ एग्जाम में। क्या पूछा गया देखिए, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? भाई राम प्रसाद बिस्मिल को, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को हमारे गोरखपुर शहर में फांसी दी गई थी। कहाँ पे दी गई थी? गोरखपुर शहर, जो दुनिया का सबसे लंबा, एशिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर, ठीक है ना। क्लियर? तो गोरखपुर में
इन्हें क्या किया गया था भाई, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी काकोरी षड्यंत्र केस में। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पे। पहले इसका नाम काकोरी कांड रखा गया था, काकोरी कांड से इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है, ठीक है। चलिए, क्योंकि आजकल नामों का हेर फेर बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब आइए आधुनिक में भी कुछ विविध सवाल जो मतलब अलग अलग जगह से उठाए गए थे। देखिए नीचे दिए गए कथन, एक को कहा गया और दूसरे को कारण कहा गया। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, बिल्कुल त्यागा था भाई सर उन्होंने। क्यों? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, भाई ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो केवल ए सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर ऐसा कौन सा ए सही परंतु आर गलत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो भाई दरोगा को। किसको कहा जाता था? दरोगा। दरोगा उस समय बहुत ही पावरफुल था। कंपनी बहादुर की शानो शौकत कौन था? दरोगा था। कब? 18वीं शताब्दी में। क्लियर। चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपका कि भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना है। क्या ये पॉइंट आपका सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है ना। भारतीय रेलवे का ये रूल बना है कि 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना है, ठीक है ना। उसके बाद 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क बनाना है, ये भी राइट है आपका। नहीं बन पाया वो अलग बात, लेकिन लक्ष्य रखा गया है 2023 तक विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करने का। 2021 का पेपर था तो 2023 तक ही वो मतलब उसको वहाँ तक बढ़ाया गया था। खैर 2023 आ चुका है, लेकिन अभी भी कुछ रेलगाड़ियाँ डीजल से चल रही हैं। और 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क, ये भी राइट है। तो आपका दोनों पॉइंट क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपका कि संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? भाई संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। अध्याय दिनकर, अध्याय रामधारी, अध्याय रामधारी, अध्याय रामधारी, ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, इस तरह याद कर लीजिए। चलिए 18वें सवाल पर आते हैं। 18वां सवाल है आपका, भाई कूट को मिलान करना है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध। भाई देखिए आर ओ के एग्जाम में इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कभी कभी दे देता है द्वितीय, तो जितने भी मतलब और भी युद्ध हुए होंगे, द्वितीय युद्ध सबके बारे में पूछ लेगा। द्वितीय आंग्ल, द्वितीय पानीपत, द्वितीय तराई, द्वितीय फलाने करके फिल्म में लाने के लिए देगा। जैसे यहाँ पे आंग्ल से संबंधित जितने भी लड़ाई हुई थी, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध, इनके बारे में आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट। भाई देखिए क्या होता है कि आंग्ल मैसूर युद्ध जो आपका कब हुआ था? हुआ था सन 1780 से 84 तक हुआ था, 1780 से 84 के बीच में, ठीक है ना। और आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो हुआ था वो सन 1750 से लेके 1754 तक हुआ था, ठीक है ना। और जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तो आंग्ल मराठा युद्ध जो आपका 1803 से लेके 1805 तक ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से लेके 1880 के बीच में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट 19 नंबर के सवाल पे आते हैं भाई। 19 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कर्जन वाइली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ, ठीक है ना। अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। भाई इसमें से कौन पहले किया हुआ है या पहले कौन सी घटना पहले हुई है, कौन सी घटना बाद में हुई है, उसे सही क्रम में आपको लगाना है, ठीक है ना। तो देखिए इसका व्याख्या देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहले 3, 2, 1, 4 आएगा, यानी कि पहले बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ हुआ था इन चारों ऑप्शन में सबसे पहले। उसके बाद क्या हुआ था भाई? उसके बाद खुदीराम बोस को मृत्युदंड मिला था। उसके बाद पहले समाचार पत्र आया केसरी, उसके बाद मृत्युदंड मिला खुदीराम बोस को। और उसके बाद क्या हुआ भाई? कर्जन वाइली की हत्या, जब हमारे खुदीराम बोस की मृत्युदंड मिला, उसके बाद कर्जन वाइली की हत्या, और उसके बाद फिर अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ हुआ, ठीक है ना। 3, 2, 1, 4 इस तरह का ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 20वें सवाल पर। 20वां सवाल है आपका, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? देखिए जिन लोगों को व्याख्या पढ़ना है, वीडियो को पॉज करके आप व्याख्या पढ़ सकते हैं उसका, ठीक है। हम लोग सीधा आंसर लगाते चलेंगे, इसलिए आपको व्याख्या वाला पॉइंट भी दिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा।
ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? भाई यह ऑप्शन में नहीं था, लेकिन फिर भी इसमें आयोग ने ए मतलब 40% को माना है, जबकि होता था 52%। ठीक है ना, ब्रिटिश में 52% सैन्य अधिकार सैन्य बल पर खर्चा होता था, लेकिन यहाँ पर आयोग ने ए 40% माना है। कितना माना है? 40%। तो इसका ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, देखिए आपका यहाँ तक विविध का सवाल था, ठीक है ना, आधुनिक से संबंधित जितने भी सवाल थे सब आ गए। अब आते हैं भारत के भूगोल पर, यहीं तक आपका पूछा था, ठीक है ना, 18 सवाल तक 20 सवाल तक आपका पूरा तीनों इतिहास मिला के पूछा था। कौन कौन सा इतिहास भाई? आधुनिक, प्राचीन पूछा था, मिडीवल पूछा था और आधुनिक पूछा था, मॉडर्न। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के बारे में कुल मिला के 20 सवाल आपके बने हैं। अब आते हैं हम लोग, चलिए दोस्तों, अब सवाल आता है भारत के भूगोल से, ठीक है ना। भारत के भूगोल में भौतिक संरचना, अपवाह तंत्र तथा मानव भूगोल से सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो जिसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो वुलर झील आपकी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, वो भी भारत की। कौन सी झील है? वुलर झील। अगला सवाल, यानी कि झील से एक सवाल आपका बनेगा आरो यारो में। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो झारखंड में पाई जाती है भाई। कहाँ पाई जाती है? झारखंड में, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश गर्म झरना है। उड़ीसा में तप्ता पानी है। उड़ीसा में क्या है? तप्ता पानी है, ठीक है ना। और महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी है। क्या है? वज्रेश्वरी है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। गुजरात में नारायणी है? नहीं, नारायणी आपकी कहाँ पे है? राजस्थान में है। नारायणी कहाँ पे आपका? राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। क्लियर? चलिए, नारायणी आपका राजस्थान में है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं भाई। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मानसून वन मिट्टी सिंचाई परियोजना और कृषि से संबंधित सवाल पूछे गए हैं भाई। क्या पूछा गया है सवाल? देखिए, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, सही उत्तर का चयन करना है आपको। देखिए, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। लाल मिट्टी आपकी कहाँ मिलती है भाई? तो लाल मिट्टी आपकी आंध्र प्रदेश में मिलती है। लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में। मरुस्थली आपको मालूम है राजस्थान है। मरुस्थली कहाँ पे है? राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि नाइजर यानी कि राम तिल, जो सफ़ेद तिल आता है ना, राम तिल, वो नाइजर राम तिल की फसल एक तेल की फसल है। इसके बीज में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है भाई? तेल की मात्रा पाई जाती है 37 से 47%। 37 से 47% क्या पाई जाती है? तेल की मात्रा पाई जाती है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है 26 नंबर का सवाल। सवाल क्या है भाई? सवाल है कि फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगाई जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं उगाई जानी चाहिए, ठीक है ना, उस तरह की फसल बिल्कुल भी नहीं। और फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए? भाई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन क्या होता है ना, जब फलीदार फसल आप लगा देते हैं उसके बाद बिना फली वाली फसल लेना पसंद करते हैं, तो इससे जो खेत की उर्वरा शक्ति ना बरकरार रहती है। क्या रहती है? खेत की उर्वरा शक्ति बरकरार रहती है, यानी बनी रहती है। तो ये आप सही मान सकते हैं इसको, ठीक है ना, कि फलीदार फसल के बाद आप बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए आपको। चलिए, तो केवल 2 सही है इसका। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका केवल 2 राइट हो जाएगा। क्लियर? अब आइए अगले सवाल पर, खनिज शक्ति संसाधन एवं उद्योग व्यापार से संबंधित सवाल। और क्या सवाल है भाई? देखिए ध्यान से, सवाल क्या है? सवाल है आपका कि भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास कालक्रम के अनुसार लगाना है। भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास, रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन, या बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा भाई? 4 2 3 1 4, यानी कि बम्बई में सबसे पहले कपड़ा मिल का आरंभ हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था भाई? उसके बाद रिसड़ा में प्रथम जूट मिल, यानी कि आपका बम्बई में जो कपड़ा मिल बना था वो सबसे पहले बना था इन चारों में से। उसके बाद जूट वाला पोर्शन बना था। कौन सा? जूट मिल बना था। जूट मिल बनने के बाद क्या बना था भाई? स्टील का बना था कारखाना, प्रथम बार
स्टील का उत्पादन हुआ था भारत में। उसके बाद भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास किया गया था, एक सबसे लास्ट में है, तो ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। यानी कि कालक्रम के अनुसार सबसे पहले पे कौन सा आएगा, कपड़ा मिल मुंबई में, उसके बाद स्टील का प्रथम बार उत्पादन, फिर उसके बाद जूट मिल का, फिर स्टील का, उसके बाद चीनी का आएगा आपका, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपका 28, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। ठीक, चलिए देखते हैं भाई क्या सवाल सही है। चूना पत्थर, कॉपर, बॉक्साइट और मैंगनीज को मिलाना है उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। भाई सीमेंट कहाँ से निकलता है आपका, चूना पत्थर से, तो ए का 1 हो जाएगा। कॉपर का इस्तेमाल कहाँ होता है भाई, बिजली के सामान में, बी का 2 हो जाएगा। बॉक्साइट यानी कि किसको बोलते हैं, एल्यूमिनियम से संबंधित है तो हवाई जहाज में लगता है। और मैग्नीज क्या है भाई, आपका इस्पात है, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखिए। जीवाश्म ईंधन के बाद जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा है। देखो जीवाश्म ईंधन के बाद जो है आपका भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत सौर ऊर्जा है। जल विद्युत ऊर्जा नहीं, वायु ऊर्जा नहीं, परमाणु ऊर्जा नहीं, क्या है, सौर ऊर्जा। चलिए अगला देखिए। अभी अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है। कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है, तो भिलाई आपका नदी पर नहीं बना है, बाकी सब नदियों के किनारे बना है। आइए विश्व के भूगोल पे। अभी आपने भारत का भूगोल पढ़ा है, भारत के भूगोल में 20 से लेके 30 तक यानी 10 सवाल भारत के भूगोल से पूछेगा। अब आते हैं विश्व के भूगोल से, कहाँ पर, विश्व के भूगोल से 10 सवाल आपका पूछेगा। भारत के भूगोल में 10 सवाल पूछेगा, कितना सवाल, 10 क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आइए विश्व के भूगोल में। विश्व के भूगोल में आइए, समुद्री चक्रवाती तूफान ताकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था, कहोगे सर जी अरब सागर से उत्पन्न हुआ था। कहाँ से हुआ था, अरब सागर से। अब आइए आर्थिक भूगोल में, विश्व के भूगोल से एक सवाल पूछा था वायुमंडल से संबंधित। अब आर्थिक भूगोल में पूछेगा, विश्व के भूगोल से संबंधित ही आर्थिक भूगोल से क्या पूछा गया था, जैसे रबड़, कहवा, जैतून और गन्ना किस देश से संबंधित है भाई, तो रबड़ आपका थाईलैंड से है। रबड़ कहाँ से है, थाईलैंड से। कहवा कहाँ से है, कहवा कहोगे सर जी ब्राज़ील के लोग ज़्यादा चाय पीते हैं, ब्राज़ील, ठीक है ना, ब्राज़ील के लोग काले काले होते हैं इसलिए कहवा काफ़ी वहाँ से संबंधित है। जैतून का तेल आपका, जैतून का तेल स्पेन से है, कहाँ से है, स्पेन से है। और गन्ना कहाँ से है, मंगोलिया से। तो गन्ना आपका कहाँ से हो जाएगा भाई, गन्ना आपका कहाँ से हो जाएगा, ब्राज़ील से होगा। कहाँ से होगा, गन्ना भी आपका ब्राज़ील से होगा, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा पॉइंट आपका गलत है, गन्ना आपका ब्राज़ील है, तो ये सही है, यानी कि कहवा का ब्राज़ील होना चाहिए था लेकिन मंगोलिया दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यही आपका बी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन पे आपको सही करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है ढूंढना, इसलिए बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कहवा भी आपका कहाँ से है, ब्राज़ील से ही संबंधित है, ना कि मंगोलिया से, ठीक है ना। चलिए अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, भाई चाइना है। कौन है, चाइना है, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए ध्यान से, 34 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा का आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है। कितना प्रतिशत, 99%, नार्वे है, ठीक है। कहाँ है, नार्वे है, ठीक है। 100% ऊर्जा उत्पादन जल विद्युत के रूप में होता है, कहाँ पे, जबकि चीन में जो है आपका, चीन में सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन होता है, लेकिन नार्वे में है जो 99% जल विद्युत से ही प्राप्त होता है आपका, ठीक है ना। चलिए अब पराग्वे जो है, पराग्वे कौन सा, पराग्वे, पराग्वे ध्यान दीजिएगा, पराग्वे जल विद्युत से 100% इस्तेमाल करता है, कहाँ से, जल विद्युत से। और जबकि नार्वे कितना परसेंट करता है, 99%, ठीक है। और चीन जो है सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करता है, सबसे ज़्यादा दुनिया में चीन सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करता है जल से, पानी से, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, मानव भूगोल एवं मानव चित्रावली, क्या, मानव भूगोल तथा मानव चित्रावली। चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक। देखिए निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो मिंडानाओ को क्या जाना जाता है, वादे की भूमि के रूप में, वादे की भूमि के रूप में मिंडानाओ को जाना जाता है। किसको, मिंडानाओ को जाना जाता है, ठीक। अगला सवाल,
इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता? इंडोनेशिया जो है किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो ब्रुनेई के साथ साझा नहीं करता है, जबकि इंडोनेशिया तिमोर लेस्ते, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी के साथ साझा करता है। उसके बाद आइए अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपका, चलिए दोस्तों अगला सवाल पढ़ते हैं भाई। 37 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? भाई पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग तिनियन नहीं है। कौन नहीं है? तिनियन नहीं है। टोंगा है, ताहिती है, तुवालू है। ठीक है ना। द्वीप समूह के बारे में भी आप पढ़ते रहिए, साथ भूमि के साथ साझा नहीं करता, ये भी पढ़ते रहिए, आपको एक दो सवाल वहाँ से मिल जाएंगे आपके। ठीक है, आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी क्या सेंट जॉन्स है? जी बिल्कुल सेंट जॉन्स ही है आपका। ठीक है ना। और डोमिनिका सेंट डोमिंगो है। भाई डोमिनिका का सेंट डोमिंगो नहीं है, रुसाऊ है। क्या है? रुसाऊ। ठीक है, रुसाऊ है डोमिनिका का। अल सल्वाडोर का सेंट सल्वाडोर है, बिल्कुल। बहामास का नसाऊ है, बिल्कुल सही है। तो आपका बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अब आते हैं अगले सवाल पर। जनसंख्या से आपके 5 से 6 सवाल बिल्कुल बनेंगे आपके। ठीक है ना, 5 से 6 सवाल जरूर बनेंगे। तो जनसंख्या से पहला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम क्या है? ठीक है ना, राज्यों का आरोही क्रम क्या है भाई? तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है आपका। उसके बाद आता है क्या? मिजोरम आता है, फिर नागालैंड आता है, फिर मेघालय आता है। क्लियर? नागालैंड, इसका व्याख्या भी देख लीजिए भाई, पॉज करके आप लोग वीडियो को। अब आते हैं अगले सवाल पर। 40 नंबर का सवाल है आपका कि बस्तियों का प्रतिशत सन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम कहाँ का रहा है? तो भाई अहमदाबाद में। अहमदाबाद में बस्ती झुग्गी झोपड़ियों टाइप का सबसे कम है। ठीक है ना। आइए अगले सवाल पर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है? सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत किसने दर्ज किया भाई? हिमाचल प्रदेश ने। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। 42 नंबर का सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो देश में केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है भाई? दमन दीव में। कहाँ पे? दमन दीव में। आइए अगले सवाल पर। कहाँ पर आप पढ़ते हैं अगला सवाल? सवाल नंबर 43। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? भाई मिलियन शहर कौन सा नहीं है भाई? तो ऑप्शन नंबर डी मुरादाबाद हो जाएगा। मिलियन शहर प्रयागराज है, आगरा है, मेरठ है, लेकिन मुरादाबाद आपका नहीं था। तो यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर पे आते हैं आपका। तो जनसंख्या से 5 सवाल पूछा गया था। अब आते हैं भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था से। तो इसमें पहला सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है भाई? किस प्रकार की न्याय मिलेगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक, बढ़िए अगले सवाल पर भाई। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 45 है। क्या है भाई? संसदीय व्यवस्था केंद्र सरकार से संबंधित भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? राज्य विषय के सूची पर कानून बना सकता है। तो अनुच्छेद 253 बिल्कुल राइट है। कितना है? 253। ठीक, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष कौन से रहे हैं भाई? तो नीलम संजीवा रेड्डी रहे हैं। ठीक है ना। इन्हीं को सबसे पहला निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुना भी गया था, नीलम संजीवा रेड्डी को। अब आइए अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपके सामने, देखिए ध्यान से। 47 नंबर, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या होना चाहिए भाई? कोरम क्या होना चाहिए? 30 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, और सदन की कुल सदस्य का आधा सदस्य, सदन की कुल सदस्य का 1/4, या 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, जो भी अधिक हो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1/10 होना चाहिए कम से कम। कितना होना चाहिए? 1/10। ठीक है ना। अब आते हैं 48 नंबर के सवाल पे। 48 नंबर का सवाल है कि 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी? कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी भाई? चारों सम्मिलित की गई थी। तो इसका आंसर मतलब नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी आयोग ने इसका आंसर संथाली को माना है। किसको माना है? संथाली को। ठीक है ना। तो इस पर आप जरा विचार करिएगा एक बार जरूर।
दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 6 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है ना। आइए 50 नंबर के सवाल पे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है भैया? तो देखिए, महिला समृद्धि योजना 1993 में बिल्कुल सही, महिला स्वशक्ति योजना 1998 में बिल्कुल सही, महिला साम्राज्य योजना 1989 में बिल्कुल सही, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003 में बिल्कुल गलत, सन 2018 में हुआ था। कब हुआ था? सन 2018 में। अब आइए अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से अपने उत्तर का चयन कीजिए। पंचवर्षीय योजना और प्रयुक्त मॉडल विकास, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, यश चक्रवर्ती मॉडल, हेरोल्ड डोमर मॉडल, अशोक रुद्र मॉडल या महालनोबिस मॉडल, कौन किससे सुमेलित है? सुमेलित करना भाई। प्रथम जो है, प्रथम हेरोल्ड डोमर मॉडल से संबंधित है, ठीक है ना। द्वितीय जो है महालनोबिस मॉडल से संबंधित है, द्वितीय। तृतीय आपकी किससे? यश चक्रवर्ती मॉडल से संबंधित है, और चतुर्थ जो है आपका अशोक रुद्र मॉडल से संबंधित है, ठीक है ना। तो पहले का दूसरा, ए का दूसरा और बी का जो है आपका 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। इसी तरह मिलान कर लेंगे आप लोग। अब आइए अगले सवाल 52 नंबर के सवाल पर, कि भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत सेवा क्षेत्र है। अब आइए अगले सवाल पर, कि एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है भाई लघु कृषक के रूप में। किसके रूप में? लघु कृषक के रूप में। भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ तक तथा कारोबार 5 करोड़ तक है, उन्हें किस रूप में जाना जाता है भाई? सूक्ष्म उद्योग, यानी कि माइक्रो इंटरप्राइजेस। कौन सा? देखो, लघु उद्यम और सूक्ष्म उद्योग में बहुत फर्क है, ठीक है ना। सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटा। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला सवाल आपके सामने है भाई। अगला सवाल क्या है, कि भारत के कृषि उत्पादक व्यापार एवं वाणिज्य बिल 2020 में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो किसका उल्लेख नहीं किया गया भाई? 2020 व्यापार एवं वाणिज्य बिल 2020 में न्यूनतम समर्थन मूल्य का उपयोग या उल्लेख नहीं किया गया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कंपनी अधिनियम 2013 बिल्कुल सही। भारतीय संविधान अधिनियम कितना है? 1870 है? नहीं, 1872 है। भारतीय संविधान अधिनियम कब है? 1872 है। साझेदारी अधिनियम 1932 बिल्कुल राइट है। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 बिल्कुल राइट है। तो भारतीय संविधान अधिनियम 1870 नहीं है, बल्कि क्या 1872, तो यही ऑप्शन आप टिक करके आएंगे। चलिए, सुमेलित नहीं है पूछा था इसीलिए। अब आइए अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार कर उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सी रंगराजन, आरजी पटेल, और कौन है भाई? डी सुब्बा राव और मनमोहन सिंह, ठीक है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 4 1 3। 2 यानी कि बोले तो 2 आईजी पटेल सबसे पहले थे, आईजी पटेल के बाद आपके मनमोहन सिंह, आईजी पटेल, देखिए व्याख्या ही देख लीजिए, आईजी पटेल सबसे पहले हैं, फिर मनमोहन सिंह है, फिर रंगराजन है, उसके बाद सुब्बा राव। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हुआ है भाई, अर्थव्यवस्था से सवाल पूछा जा चुका था 50 से लेके कहाँ तक पूछा है? 57 तक, यानी 17 क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से संबंधित है। सॉरी, 7 क्वेश्चन जो है आपकी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। कहाँ से? अर्थव्यवस्था से कहाँ तक? 7 सवाल तक। अब आते हैं विज्ञान पर। विज्ञान से भी सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें पहला है भौतिक विज्ञान से संबंधित। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है? कहोगे सर जी अप्रगामी व अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती है, ठीक है ना। अप्रगामी, अनुप्रस्थ तरंगें, यानी कि स्टेशनरी और ट्रांसवर्स टाइप की। निम्न में से कौन सा कथन सही है? मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। बिल्कुल राइट है आपका, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। बिल्कुल नहीं, हरे रंग के लिए होती है। किसके लिए होती है? हरे रंग के लिए। तो बी ऑप्शन गलत है आपका। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है। बिल्कुल सही। दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है। बिल्कुल सही। यानी कि जो इमेज होती है हमारे आंखों के सामने 1/16 सेकंड तक हम लोग बड़े आराम से देख सकते हैं। तो मनुष्य की आंखें लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। बिल्कुल नहीं, यही आपका कथन सही नहीं है, ढूंढना था, तो ये आपका सही नहीं है, इसी पर टिक करके आना है आपको। चलिए अगला सवाल, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? भाई दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, दोनों को समांतर क्रम में? बिल्कुल नहीं, श्रेणी क्रम में बिल्कुल नहीं, समांतर क्रम में जोड़ने पर ही दोनों में अधिक रोशनी उत्पन्न होगी। तो इन केस 2 यानी कि 2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 2 में अधिक बिजली मिलेगी, 2 में
अधिक बिजली मिलेगी, अधिक मतलब तो अधिक तेजी से अधिक रोशनी के साथ जलेंगे। तो ऑप्शन नंबर केवल समांतर क्रम में हो जाएगा। ठीक, अब आइए अगला पॉइंट, रसायन विज्ञान से संबंधित। अभी तो भौतिक विज्ञान से था, अब रसायन विज्ञान से संबंधित। भौतिक विज्ञान से आपका कितना सवाल था भाई? 58, 59, 60, 3 सवाल भौतिक विज्ञान से था। रसायन विज्ञान से देख लीजिए कितना सवाल है। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होती है? कौन सा तत्व सरसों की तेल की मात्रा में बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होती है? तो भाई सल्फर मिलाने से, ठीक है ना। यानी कि खेत में अगर सल्फर खाद डालेंगे तो जो तेल दाना पड़ेगा ना, उसमें तेल की मात्रा अधिक होगी। चलिए अगला सवाल, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है भाई? हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है आपका? सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, यही सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रदूषक का मुख्य स्रोत है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। देखिए रसायन विज्ञान से 2 सवाल पूछा था, 61 और 62 नंबर का सवाल। रसायन विज्ञान से 2 सवाल जरूर पूछेगा, भौतिक विज्ञान से 3 सवाल। अब आते हैं अगला पॉइंट, मनोचिकित्सा विज्ञान, जंतु विज्ञान से संबंधित। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। लीवर में ग्लूकोज स्तर अधिक, बिल्कुल नहीं भाई, जब खाना खाएंगे नहीं तो ग्लूकोज कहाँ से बढ़ेगा? तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। लीवर में ट्राइग्लिसराइड घटने लगता है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। लीवर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता नहीं, लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है अगर हम उपवास अधिक दिन तक रखते हैं तो। चलिए अगला सवाल, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है भाई? मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशा गोसामर रेशा, गोसामर रेशा कहलाता है। क्या कहलाता है? गोसामर रेशा कहलाता है। चलिए अगला देखिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? एमिनो अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत अंडा है। क्या है? अंडा है, अंडा। चलिए अगला सवाल पे आते हैं भाई। अगला सवाल 66 नंबर का सवाल है, जिसमें सवाल ये पूछा गया है कि तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित के उपस्थिति के कारण होता है। भाई किसके कारण तुलसी के पौधों का औषधि महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होता है भाई? तो कहोगे सर जी फिनोल एवं फ्लेवोनाइड्स के कारण। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, फिनोल और फ्लेवोनाइड्स के कारण। अब आते हैं कृषि पशुपालन और डेयरी पर। जो जीव विज्ञान से सवाल पूछा गया था, कितना सवाल भाई था? 63 था। देखिए आपका दिखाई पड़ रहा है, 63, 64 और 65। 63, 64 और 65, 3 सवाल इधर है, 3 और एक सवाल इधर 66, यानी कि 4 सवाल जीव विज्ञान से था आपका, 4 सवाल बायोलॉजी से था, 4 सवाल था बायोलॉजी से, ठीक है ना। 3 सवाल फिजिक्स से था, 2 सवाल रसायन से था, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पीसीबी से, 3 2 4 के रूप में। अब आते हैं पशुपालन, कृषि पशुपालन और डेयरी से संबंधित। इसमें क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए भैंस भदावरी से संबंधित है, बिल्कुल। गाय की नस्ल सिंधी होती है, जी बिल्कुल सही है। बकरी जमुनापारी है, बिल्कुल सही। भेड़ क्या थार पारकर से संबंधित है? बिल्कुल नहीं, थार पारकर आपकी गाय से संबंधित है, तो आपकी डी ऑप्शन गलत हो जाएगी, ठीक है ना। डी ऑप्शन सुमेलित नहीं होगा, डी ऑप्शन का थार पार बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। थार पार किसका होता है? थार पार गाय का होता है, सिंधी भी गाय की होती है। उसके बाद आते हैं अगले सवाल पर, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले सवाल पर, काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है भाई? काशी लालिमा आपकी भिंडी की है, नाम भले से काशी लालिमा है लेकिन है किसकी? भिंडी की। चलिए अगले सवाल पर देखिए, अगला सवाल है, पौधों में गुटी लगाने का कार्य, दिखाई पड़ रहा है? जी हाँ, पौधों में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है भाई? गुटी लगाने से क्या होता है? वनस्पतिक प्रसारण के लिए, प्रोपेगेशन के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका। ठीक, देखिए कृषि पशुपालन से भी आपका 3 सवाल था, यानी कि कृषि से भी आपका कितने सवाल था? कृषि से भी 3 सवाल था आपका। अब आते हैं अगले सवाल पर, कंप्यूटर से संबंधित। कंप्यूटर पर आधारित 2 सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, बिल्कुल। www वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है, बिल्कुल सही। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यही सही नहीं है आपका, ठीक है ना। इसी पे आप टिक लगा देंगे। एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को संदर्भित करता है, ये भी आपका सही, ये भी सही है, सही। यही आपका गलत था और इसी को आपको टिक करना है एग्जाम में, क्योंकि सवाल में पूछा हुआ सही नहीं है जो, ठीक है। चलिए चलिए देखिए अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट, बिल्कुल सही। 1 गीगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट, नहीं, 1024
मेगाबाइट होता है 1 गीगाबाइट बराबर, मतलब 1 GB बराबर 1024 MB तो होता है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी गलत हो जाएगा। ठीक, इसी को टिक लगा के आना है आपको। सही नहीं है ढूंढना है तो यही टिक लगा के आना है आपको एग्जाम में कि यही सही नहीं है। 2 सवाल आपका कंप्यूटर से संबंधित 2 सवाल आपका पूछा जा चुका है। अब अगला पॉइंट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से, ठीक है ना। चलिए, मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था भाई? तो कहोगे सर जी एफी क्लेमेंट्स ने किया था। एफी क्लेमेंटस ने किया था। एफी क्लेमेंटस ने किया था। ठीक है, 73 नंबर का सवाल देख लीजिए। अगला नंबर का 73 नंबर का सवाल, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम और वर्ष कितने में आया था? वन संरक्षण अधिनियम सन 1980 में आया था, ठीक है ना, 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सन 1986 में आया था। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया था सर? सन 1981 में आया था। और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम सन 1974 में आया था। यानी कि 1 2 3 4 सब सेम उसी तरह है, तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अगले सवाल पर आइए भाई। 74 नंबर का सवाल है कि नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। नदी का जल प्रदूषण कि जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से नापा जाता है। किससे? जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। चलिए अगला सवाल, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा पारितंत्र क्रम सही है? कौन सा पारितंत्र क्रम सही है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। पहले मैंग्रोव है, फिर घास का मैदान है, फिर झील है, फिर सागर है। घटते उत्पादकता के क्रम में सबसे अधिक उत्पादकता कहाँ होती है? मैंग्रोव वन में होती है, फिर घास के मैदान में होती है, फिर झील में होती है, फिर सागर में होती है। सागर क्योंकि खारा होता है इसलिए वहाँ पैदावार सबसे कम होती है, उत्पादन। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैंग्रोव में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आपका, फिर घास के मैदान में होता है, फिर झील और सागर में, मतलब उत्पादकता घटते जाती है धीरे धीरे। अब आइए 76 नंबर के सवाल पर। इस पर 76 नंबर के सवाल पर आते हैं भाई। 76 नंबर का सवाल है आपका कि धूपगढ़ चोटी जो है निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस में स्थित है? तो धूपगढ़ जो चोटी है वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पर है। कहाँ है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पर। अब आइए अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपका, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? जनजातीय जिलों की संख्या भाई, इसका आयोग ने क्या माना है? ए और बी दोनों सही मांगा है, नागालैंड और इसने, लेकिन किंतु अब आयोग इसका आंसर केवल ए मानेगा। किसको? नागालैंड को। किसको? सिर्फ नागालैंड को। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए नागालैंड माना जाएगा इसके अनुसार। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो नागालैंड में है। कितनी है? 11। चलिए आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है भाई? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सिंधु गंगा मैदान, अरावली पहाड़ियाँ। तो पश्चिमी घाट को कि एक हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में। चलिए अगला सवाल देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा 78 का। अगला सवाल प्रादेशिक सामान्य ज्ञान पर संबंधित है। प्रादेशिक सामान्य ज्ञान पर पहला सवाल क्या है इसमें कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? तो सन 1797 में प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब स्थापित हुआ था? 1797 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अभी अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ठीक है ना, तो किस पर हस्ताक्षर किए थे भाई? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड पर किए थे। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड पर। अगला सवाल देख लीजिए, जिन लोगों को नहीं आता वो व्याख्या पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, व्याख्या पढ़ सकते हैं। ये सामान्य ज्ञान पर, प्रादेशिक सामान्य ज्ञान यानी कि यूपी स्पेशल से संबंधित सवाल है। 81 नंबर का सवाल है, जा दिन जन्म भयो, जा दिन जन्म भयो का धरती असी अढ़ाई हाथ, धरती धसी अढ़ाई हाथ। अब भाई ये अब यहाँ पे डॉट डॉट दिया हुआ है आपका, ब्लैंक दिया हुआ है, आपको उसी में भरना है कि क्या ऑप्शन होगा भाई? जा दिन जन्म भयो आल्हा, क्या? आल्हा का, जा दिन जन्म भयो आल्हा का धरती धसी अढ़ाई हाथ, किसके लिए भाई? आल्हा उदल के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती? सोन, हिंडन, गंडक और शारदा नदी में से कौन सी ऐसी नदी है जो उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? तो ये गंडक नदी है। कौन सी नदी है? गंडक नदी है। ठीक है ना। चलिए अब अगला सवाल आते हैं भाई। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है?
सॉरी कौन सा कथन सही है वो ढूंढना है। भारत में गन्ने का उत्पाद का सबसे बड़ा हब माना जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, गन्ने का उत्पाद का सबसे बड़ा हब माना जाता है भारत को। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक उत्तर प्रदेश से होता है, स्टेट इन इंडिया, ठीक है ना। कौन है भाई, दूसरा सही है जी, बिल्कुल, भारत दूध के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, नहीं भाई, भारत नहीं है, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल माना जाता है। क्या माना जाता है, पश्चिम बंगाल। चलिए, तो एक और दो सही है, तो ऑप्शन नंबर एक और दो यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका। अब आते हैं 84 नंबर के सवाल पे। 84 नंबर, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है ना। सही उत्तर का आपको क्या करना है, चयन करना है, क्लियर। देखिए, मेरठ, स्थान और वर्ष, स्थान और वर्ष, अधिवेशन की बात किया, राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की बात, ठीक है ना। तो मेरठ में कब हुआ था भाई, सन 1946 को हुआ था। मेरठ में कब हुआ था, सन 1946, एक आ तीन ऐसे दो ऑप्शन है आपके। कानपुर में कब हुआ था, कहोगे सर जी कानपुर में 1925 में हुआ था। कानपुर में कब हुआ था, 1925, यानी कि बी का चार ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहीं से आप मिला सकते हैं भाई, लखनऊ अधिवेशन सन 1916 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, सन 1916 में। मजूमदार जी इसके क्या थे, मजूमदार जी इसके क्या थे, इसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना। उसके बाद बनारस में सन 1905 में हुआ था। कब हुआ था, सन 1905 में। और 1905 में कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, जी के जी, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे सन 1905 में, बनारस में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। चलिए, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए ध्यान से। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले और स्थान किस क्षेत्र से संबंधित है। और सवाल में पूछा गया सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित है उसे छोड़ देना, जो सुमेलित नहीं है उसी को उठाना है भाई। जल विहार का मेला बुंदेलखंड में है, बिल्कुल सही। बटेश्वर का मेला आपका पश्चिम बंगाल में है, पश्चिमांचल में है, बिल्कुल सही। और बलदेव छठ का मेला आपका पूर्वांचल में है, बिल्कुल नहीं, फरीदाबाद हरियाणा में है। कहाँ पे है, बलदेव छठ का मेला हरियाणा, हरियाणा कहाँ पे, हरियाणा फरीदाबाद में। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में है, बिल्कुल, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमें गलत आंसर ढूंढना है। चलिए अगला सवाल, 86 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल के साथ सीमा साझा बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी। तो भाई कुशीनगर आपका नेपाल के साथ सीमा साझा बिल्कुल नहीं करता, जबकि बलरामपुर करता है, श्रावस्ती करता है, लखीमपुर खीरी करता है, लेकिन यही नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप टिक करके आएंगे, क्योंकि नहीं करता है पूछा है, ठीक है। अब आइए अगले सवाल पर, ठीक है ना। अगला सवाल है आपका कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। भाई हिंदू और मुसलमान दोनों किसके आते हैं, नौचंदी का मेले में आते हैं। कब आते हैं, नौचंदी के मेले पर, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका पूछा हुआ है क्या है, पूछा है कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत 31.2% है। कितना, 31.2%। आइए अगले सवाल पे, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो 1833 में कर दिया गया था, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी कब किया गया, 1833 ईस्वी में। 90 सवाल देखिए भाई, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है। ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है भाई, आपके सामने है अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है ढूंढना है। पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर है, वर्तमान अवस्थिति। कोल या कोयल, कोल या कोयल कहाँ पे है भाई, अलीगढ़ में है, बिल्कुल सही है। महोत्सव नगर आपका महोबा में है, ये भी बिल्कुल सही है। हमें जो ढूंढना क्या है, सुमेलित नहीं है ढूंढना है, ठीक है ना। उसके बाद महोदय श्री कन्नौज में है, बिल्कुल सही। जेजाक भुक्ति जो है कौशाम्बी में है, बिल्कुल नहीं है। जेजाक भुक्ति जो है बुंदेलखंड में है। कहाँ पे है, बुंदेलखंड। बुंदेलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही था, क्योंकि जेजाक भुक्ति कौशाम्बी से नहीं बुंदेलखंड से संबंधित है। चलिए 92 सवाल देखिए ध्यान से।
अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था भाई? तो राजा चेत सिंह किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का राजा चेत सिंह ने किया था। किसने? राजा चेत सिंह ने। चलिए अगला सवाल, कानपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। कानपुर उत्तर प्रदेश के स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है ना, कानपुर के बारे में आपको बताना, भीतरगांव मंदिर के बारे में। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं सदी के मध्य हुआ था। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है ना। 5वीं से 6वीं सदी के मध्य हुआ था। किसका? भीतरगांव मंदिर का निर्माण। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बोथ 1 और 2 दोनों राइट हो जाएगा। 94 नंबर इस सवाल पर आइए, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? देखो ब्लैक पॉटरी यानी कि बर्तन बनाने के लिए, ठीक है ना, मिट्टी के बर्तन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि जीआई टैग। जीआई टैग किसको मिला है भाई? ब्लैक पॉटरी के लिए। किस देश को मिला है, मतलब किस शहर को मिला है? कहोगे सर जी निजामाबाद को मिला है। किसको मिला है? निजामाबाद को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आइए अगले सवाल, 95 नंबर सवाल पे आइए, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है ना, कौन सा कथन सही है यही आपको ढूंढना है। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं भाई, क्या क्या है। इस प्रदेश के अनेक उत्खनित प्रस्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होते हैं। बिल्कुल राइट, प्राप्त होते हैं। और प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। बिल्कुल नहीं, जौ और धान बिल्कुल भी नहीं है, गेहूं वगैरह था आपका, गेहूं और जौ था, वो भी मेहरगढ़ में मिला था आपका, ठीक है ना। चलिए तो आपका ये 1 नंबर सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले सवाल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई? पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई थी? इटावा, जौनपुर, महाराजगंज, मिर्जापुर। तो ऑप्शन नंबर डी मिर्जापुर सही हो जाएगा। केबल कार सेवा जो है मिर्जापुर में आपकी चली थी। अब चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपका कितना भाई? सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है आपको, ठीक है ना, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। देखिए लोकगीत और गायन के अवसर पर संबंधित है, लोकगीत और गायन के अवसर पर, और मिलान करना है। चलिए चैती, चैती कहाँ का गीत है भाई? विवाह और मौसमी गीत है। बिल्कुल सही, चैती जो है विवाह आपका मौसमी नहीं, मौसमी गीत है। क्या है? मौसमी गीत है आपका। तो ए का 4 हो जाएगा। कजरी, कजरी कैसा गीत है भाई? विवाह और मौसमी गीत आपका कजरी है। क्या है? कजरी। रसिया, रसिया आपका कौन सा गीत है? जैसे रसिया समझ में आ रहा है, तो उसी तरह ब्रज का लोकगीत है। सोहर, सोहर क्या है भाई? संस्कार गीत है। सोहर क्या है आपका? संस्कार गीत है। चलिए तो क्या सही हो जाएगा भाई? ए का 4, ए का 4 बोले तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर, और वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में कितने थे? उत्तर प्रदेश में 8 थे, 16 में से 8 उत्तर प्रदेश में थे, बाकी 8 बाहर थे, और 2 अभी भी भारत से बाहर 2 है, ठीक है ना, कम्बोज और हाटक, वही तक्षशिला और हाटक। चलिए और आपका आ जाता है रीजनिंग का सवाल। अभी देखिए यूपी स्पेशल से सवाल कितना पूछा हुआ है भाई? 79 से लेकर के आपका 79 से लेकर के 98 तक पूछा हुआ है, यानी कि कुल मिला के 20 सवाल पूछा है आपके। कहाँ से? 20 सवाल, यानी कि उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर से पूछा हुआ है, या उत्तर प्रदेश में जो हिस्ट्री करंट अफेयर सबसे मिलाकर हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब तर्क शक्ति परीक्षण भाई आप लोग सवाल कर लीजिएगा इसका। वैसे आंसर बता दिया जाता है सीधा कि मतलब इनमें कौन सा ऑप्शन मतलब ठीक दूसरे स्थान पर आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू वायर इन द सेम वे, मतलब विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी किससे संबंधित है भाई? तो पाइप से संबंधित है, ठीक है ना। पाइप में बहता है पानी और तार में बहता है विद्युत, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दिया है 2 2 6 16 38 84 168 368 750 में गलत संख्या कौन सी है भाई? तो गलत संख्या 178, यानी कि आपका कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 168 नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए व्याख्या देखते चलिएगा भाई आप लोग इस वीडियो पॉज करके, ठीक है ना। 102 नंबर का सवाल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। हम इस पर एक नया वीडियो बना देंगे आपके लिए तर्क शक्ति परीक्षण पर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए निम्नलिखित समूह में से कौन एक अलग है भाई? इनमें से कौन कौन सा एक अलग है? टोक्यो, न्यूयॉर्क, लंदन, बीजिंग।
ये तीनों के तीनों आपके क्या है भाई, ये तीनों के तीनों राजधानी है, जबकि न्यूयॉर्क राजधानी नहीं है, क्योंकि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी होती है, ठीक है ना। अब 104 का क्या है, निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन आकृति में जो लुप्त संख्या आएगी आपकी डी ऑप्शन 6 नंबर आएगा, कितना आएगा 6, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित समूह में से कौन से तीन शेष तीन से भिन्न है। शेष तीन से दिशा, सुई, कंपास और चुंबक, ठीक है ना। देखो सुई, कंपास और चुंबक ये आपके तीनों एक कंपास में मिल जाएंगे, लेकिन दिशा अलग चीज है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर कैपिटल एक दर्पण में अपने मूल रूप से समान दिखाई पड़ेंगे भाई। तो ऐसे 11 अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं 11 अक्षर। कौन कौन से हैं, AHIMOTUVWX और वाई, ये सब आप मिरर में देखेंगे, जब आप उनको उल्टा करके मिरर में देखेंगे ऐसा रख के, तो ये आपको एक समान दिखाई पड़ेंगे। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए भाई, इनमें से कौन सा भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल अलग है, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपका, एक गुप्त कोड में होटल को 300 के रूप में कूट किया जाता है, तो उसी कूट में बोर को क्या कूट किया जाएगा भाई, बोर को कूट किया जाएगा कितना 160 के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कितने वर्ग तथा कितने त्रिभुज है, इसके बारे में आपको ढूंढना है। कितने वर्ग होंगे भाई, तो आपके मालूम है इसमें कितने वर्ग होंगे, 3 वर्ग होंगे। कितने वर्ग होंगे, वही 3 स्क्वायर, ठीक है ना, 3 स्क्वायर होंगे। और कितने होंगे भाई, एक बीच में भी तो बन रहा है, इसी को तो काउंट करोगे आप, 1 2 और उसके बाद 3, और बड़ा वाला लेंगे तो आयत बन जाएगा, हमें वर्ग लेना है। तो 3 वर्ग बनेंगे और कितने त्रिभुज बनेंगे, 18 त्रिभुज बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नीचे दिया हुआ एक सवाल है, दिया ये है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द टीचर शब्द से नहीं लिखा जा सकता है। टीचर से कौन सा नहीं लिखा जा सकता है भाई, तो ठीक है ना, टीचर से कौन सा नहीं लिखा जा सकता है, इसी को आप ढूंढना है आपको। तो ऑप्शन नंबर डी चेयर नहीं लिखा जा सकता है। क्या नहीं लिखा जा सकता है, चेयर, CHAIR, क्योंकि आई है ही नहीं इसमें, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, और समसामयिकी की अगर बात किया जाए भाई, अब आते हैं समसामयिकी पर। तो आपके तर्क शक्ति परीक्षण से भी 99 से लेकर 110 तक, यानी कि 12 सवाल तक है पूरा। कितने सवाल तक है, 12 सवाल तक पूछा है तर्क शक्ति से, यानी कि रीजनिंग से कितना सवाल पूछा है, 12 सवाल आपका। और यूपी स्पेशल से कितना पूछा था, 20 सवाल पूछा था। तो ध्यान रखिएगा इन बातों में। समसामयिकी, समसामयिकी में तो आपको यही एक हिंट दूंगा भाई, कि दृष्टि की जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये चारों मंथ का आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए दृष्टि का, तो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। पुराने को पढ़ने के मतलब है कि आपका दिमाग खराब होना। चलिए, तो इन सबको नहीं पढ़ा जाए अभी तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। विविध है, उसके बाद आपका विविध से संबंधित है, ये आपका करंट अफेयर से ही संबंधित है पूरा, ठीक है ना। तो अब यहाँ तक क्लियर हो गया। तो करंट अफेयर्स का कितने सवाल है भाई, 123 से लेके 140 तक, यानी कि 17 सवाल यहाँ पे है। 111 से लेके 122 तक 11 सवाल यहाँ तक है, यानी कि कुल 25 से 28 सवाल तक आपका कहाँ से पूछा जाता है भाई, 25 या 30 सवाल तक आपका समसामयिकी से पूछा जाता है, जो यूपी से भी संबंधित होते हैं और आपके देश से भी, भारत से भी संबंधित है, यानी कि इंटरनेशनल, नेशनल और आपका यूपी लेवल, स्टेट लेवल, तीनों लेवल का समसामयिकी जो संबंधित होता है वो पूछा जाएगा, कम से कम 30 सवाल। तो उसके लिए हिंट दिया जा चुका है कि आप कहाँ से पढ़ेंगे भाई उसको, तो आप पढ़ेंगे वहाँ उसको उठा के पूरा का पूरा दृष्टि की ऐप से, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी दिख रही हो तो उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके साथ साथ बने रहिए, अगर और भी इस तरह की वीडियो चाहिए, हिंदी पर भी चाहिए तो हिंदी पर भी लेके आते हैं भाई, ठीक है ना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।